हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को। और इस लेक्चर में शुरुआत करेंगे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से। देखो, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो टॉपिक है ना, ये एज सच यूपीएससी आपको प्रीलिम्स के अंदर कोई स्टेटमेंट दे दे तो दे दे, लेकिन मेंस के अंदर ये ज़्यादा नहीं पूछने वाला आपसे कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स बताओ। यूपीएससी थोड़े से ना ब्रॉड पैरामीटर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, या फिर अगर कभी पूछता है ना तो वो कंपैरेटिव एनालिसिस की फॉर्म में पूछता है, यानी कि एक एम्पायर को उठाया, दूसरे एम्पायर को उठाया, फिर उनका कंपैरिजन करवाया। ये जो टॉपिक है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है ना, तो आप ये मान लो कि हर साल का आपका ये क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। पेपर 1 सेक्शन बी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जिस पेपर के अंदर है, पेपर 1 में, हर पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, 2 पेपर होते हैं पीएसआईआर में। एक पेपर में 2 सेक्शन, तो यानी कि टोटल 4 सेक्शंस हो गए आपके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पेपर 1 का जो सेक्शन बी है, जिसके अंदर इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री गिवन होती है, तो वहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कंटेक्स्ट में ये वाला क्वेश्चन जो है वो आता है। अब ये क्यों आता है, सबसे पहले हम समझते हैं। मतलब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का इंडियन पॉलिटिकल थॉट से क्या लेना देना। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखने वाला पर्सन, या जो जड़ बनाने वाला जो पर्सन था, वो था कौन? ये एडमिनिस्ट्रेशन खुद से तो नहीं आ गई होगी ना, राजाओं ने बनाई होगी, किसी ने बनाई होगी, मंत्री ने बनाई होगी, मंत्री परिषद ने बनाई होगी। कौन था इसके पीछे? ये नींव किसने रखी? चाणक्य ने शानी, ठीक है। चाणक्य ने, जिसकी झलक हमें कहां पर देखने को मिलती है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की? अर्थशास्त्र, जिसको थोड़ा सा मोल्ड वक्त और ज़माने के साथ शायनी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से इसमें अशोका के टाइम तक थोड़ा सा मोल्ड कर लिया होगा अशोका ने। बस इतना ही फ़र्क हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ना शायनी 19-20 का फ़र्क। लेकिन मोर और लेस जो नींव थी, जो अशोक के दादाजी के टाइम पे रखी गई थी, वही अशोक ने फॉलो करी। क्योंकि टॉपिक हम ध्यान से देखो शायनी, हम ना अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, है ना। तो रूलर्स अपने अपने हिसाब से, अपने वक्त और हालातों के हिसाब से हल्का फुल्का फ़र्क ला सकते हैं इसमें, लेकिन मोर और लेस उसकी जो नींव है वो चाणक्य है। और चाणक्य की किताब, जिसके अंदर पूरी की पूरी थ्योरी गिवन है, अर्थशास्त्र, उसी के बारे में सब कुछ, उसी के अंदर सब कुछ गिवन है, राइट। ठीक है। अब देखो, मॉडर्न पीरियड, इट वॉज मार्क्ड बाय इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। यूनिक चेंजेस अशोक लेकर आया था। अब आपको करना क्या है, जब आप ये टॉपिक सुनोगे तो आज के करंट जो इंडियन गवर्नेंस सिस्टम है, या फिर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, उससे कनेक्ट करके पढ़ना, वो हेल्प मैं आपकी करूँगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पता है क्या होता है। देखो, आज मैं आपको एक चीज़ रिवील करता हूँ। पीएसआईआर में शाइनी क्या होता है कि जैसे एक कोई सेक्शन का एक पेपर, एक टॉपिक है, मान लो हम ऐसे ही उठा लेते हैं कि इसी को उठा लेते हैं कि अर्थशास्त्र के बारे में, हम चाणक्य के बारे में आज पीएसआईआर में पढ़ने बैठे हुए हैं। अब आप और मैं कहेंगे कि शाइनी देखो, हम ना ऑलरेडी पूनमदल दहिया में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, हम जानते हैं सब कुछ, हमें पता है इसके बारे में, ठीक है, हमारे नोट्स बने बनाए हैं, हम फेमिलियर हैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो हमें नहीं पता। लेकिन वहीं पर जब पीएसआईआर में शरिया पेपर 2 आएगा ना, जो कि रिलेटेड होता है यूनाइटेड नेशन से, इंडिया के रिलेशंस इस कंट्री के साथ, उस कंट्री के साथ, ओवरऑल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, तब हमें पेपर 1 के कुछ सेक्शन का पार्ट पेपर 2 के अंदर आंसर जोड़कर इंप्लीमेंट करना पड़ता है। यानी कि एंशियंट थिंकर्स की बातें मॉडर्न 2023-2024 आउटलुक के जो करंट अफेयर्स होंगे उनके साथ रिलेट करके, कि ऐसे और ज़्यादा रिश्ते बेटर तरीके से कैसे बनाए जा सकते हैं चाइना के साथ, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ। तो वो आपको झलक जो है वो लानी पड़ती है अपनी मेंस के आंसर राइटिंग में। और ये वाली ब्यूटी अगर आप जीएस पेपर 2 में लेकर आ जाओ तो फिर कहना ही क्या है, ठीक है। जीएस पेपर 2 में, मेंस में, जिसमें आपका पॉलिटी और गवर्नेंस शामिल है, अगर वहां पर आप लेकर आ जाओ तो फिर कहना ही क्या है।
और यूपीएससी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर जनरल स्टडीज़ के पेपर जनरल स्टडीज़ वाले हैं, वो पेपर 1 का टॉपिक उठा लेगा, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति, उसको उठाकर जीएस पेपर 2 में एडमिनिस्ट्रेशन में डालकर जोड़ देगा और फिर आपको एक क्वेश्चन जो है एक ऐसा दे देगा जिसमें आप मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप ट्रैप हो गए, यार ये तो पेपर 2 है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये पेपर 2 में कैसे आ सकता है। बिकॉज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो गवर्नेंस है। अब वो गवर्नेंस भारत के साथ ही एसोसिएटेड है, जब भारत का कोई प्राचीन भारत का कोई एम्पायर था, वो झलक या वो जो नींव है वो आज भी हमें देखने को मिलती है। जैसे एक छोटी सी जड़ तो आप जानते ही हो, मैंने शायद आपको बताया था ना, इंडियन फॉरेन सर्विस जिसमें होती ही नहीं अगर चाणक्य नहीं होता तो। आईएफएस की जो पोस्ट है वो चाणक्य की वजह से ही तो है। फॉरेन पॉलिसी की नींव इसी ने तो रखी है, वरना ऐसा कोई नाम कोई जानता ही नहीं कि ऐसी कोई पोस्ट होनी चाहिए थी। इसने बहुत एम्फोसाइज करा था। याद है वो एक चंद्रगुप्त मौर्य की वो वाली बात, शायनी कल की क्लास में ही हम उसको पढ़ रहे थे। उसने एक माँ बेटे को देखा था खिचड़ी बीच में से खाते हुए गर्म थी, तो उसको बोला था कोने में से खाओ। ये भी तो एक आपके लिए एक एक्सपेंशनिज्म और कंसोलिडेशन की एक रणनीति है ना, कि बाउंड्री से सिक्योर करना स्टार्ट करो अपने फ्रंटियर को। और देखो बेस में वो चीज़ उसको काम भी आती है। कैसे काम आती है? एलेक्जेंडर जो था वो उसको बॉर्डर पे ही तो मिला था। मतलब कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि एलेक्जेंडर की नज़रें जो थी, अगर भारत में उसको घुसना था किसी ना किसी फ्रंटियर से ही तो घुसेगा, और ऐसे तो घुसा था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र से, पटना से, दिल्ली से, गंजेटिक प्लेन से, ऐसे एरिया से पहले कब्जा करना शुरू करता तो हो सकता था ना, चांसेस हो सकते थे ना, 100% तो देखो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो सेल्यूलस निकेटर से हार जाता। वो समझ पाया ना फ्रंटियर्स को, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को, तभी तो उसे प्रोटेक्ट कर पाया। हाँ कि ना? अब पूरे मॉडर्न पीरियड के अंदर हम ना टाइम टू टाइम जिक्र करते रहेंगे बाप बेटे दादा का, बाप बेटे दादा का, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक का। आपको बस एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी ओवरऑल समझना है, क्योंकि खानदान तो एक ही है ना। जो दादाजी विरासत जो छोड़कर जाते हैं आपके खानदान में, वही आपके पिताजी अडॉप्ट करते हैं और वही आपको अडॉप्ट करवाते हैं, और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने बच्चों को भी यही शिक्षा, यही तालीम आगे कैरी फॉरवर्ड करना। राइट? हर खानदान की ये परंपरा होती है, तो ऐसी कुछ यहाँ पर था। तो मॉडर्न पीरियड के अंदर देयर वाज एन इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस एंड एन इलेबोरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा माना जाता है कि मौर्यस के पास एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा वास्ट एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक रूल था। अब समझ जाओ इसकी इंपॉर्टेंस बिस में हमारे लिए। जब बात ही ब्यूरोक्रेसी की आ गई है तो फिर ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो एक सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक रूल था, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो जैसे स्टेट पीएससी होते हैं ना, तो वो तो स्टेट के लिए होते हैं, जैसे एसडीएम डीएसपी बनते हैं। यूपीएससी में आप सेंटर को रिप्रेजेंट करते हो ना राज्यों में जाकर, है ना। तो ब्यूरोक्रेटिक रूल यहाँ पर सेंट्रलाइज लेवल से था, यानी कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स होंगे इनको अपॉइंट करने वाला या ये जिसके साथ काम करेंगे और जो इन पे निगरानी रखेगा वो डायरेक्टली एम्परर और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाएगा ना। ये सेंट्रल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल चंद्रगुप्त मौर्य है तो चंद्रगुप्त मौर्य इनको अपॉइंट करेगा, इनको हटाएगा और इन पे निगरानी रखेगा, है ना, और इनको बताएगा कि आपको क्या काम करना है। तो विद किंग एज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द पावर्स, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स के पास सारी पावर कहां से जाती थी, कहां से फ्लो होती थी? राजा से। अब यहां पर एक अच्छी बात आप सुनो, अभी तक आप लोग पूरी की पूरी जो एंशिएंट हिस्ट्री जितनी अभी तक मेरे साथ कर आए हो, मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, उसमें आपने जो भी अभी तक कुछ सुना है, आपने एक चीज सुनी है ना श्रेया, कि डिवाइन रूल को ये लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। आप मॉडर्न एम्पायर को अभी 1 मिनट के लिए दिमाग से निकाल दो, इससे पहले जाओ महाजनपद के टाइम तक। हर कोई राजा महाराजा जो हवन यज्ञ सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन या किसी भी चीज़ को करवा रहा है, आयोजित करवा रहा है, वो यही तो करवा रहा है पुरोहित के साथ मिलकर, पंडितों के साथ मिलकर, ब्राह्मणों के साथ मिलकर, कि हमें भगवान ने भेजा है। हमारे खिलाफ जाने का मतलब है या फिर हमारे खिलाफ बोलने का मतलब है कि तुम भगवान के खिलाफ बोल रहे हो। अब तुम खुद सोच लो कि तुम पुण्य के भागीदार बनना चाहते हो या फिर पाप के भागीदार बनना चाहते हो।
ऐसे ही करके लोगों की साइकोलॉजी से खेला जाता था ना कि राजा के खिलाफ कभी कोई उंगली ना उठाए, राजा जो भी कर रहा है भले ही इट इज अपियरिंग एज अनएथिकल टू यू, बट उसने जो करा है वो सही है, बिकॉज राजा का डंडा भगवान का डंडा है, राजा की रणनीति भगवान की रणनीति है, राजा के मुख से निकला हुआ वचन वो भगवान के मुख से निकला हुआ वचन के बराबर है। ऐसे ही होता था। और आशिमा, फिर कल्चर टर्म्स में इसको अगर हम लोग देखें कुणाल, कि सिक्के बनवाना और ठकुराइन एक जगह पर अपना चित्र बनवाना सिक्कों में, दूसरी जगह अपने फेवरेट देवी देवता का, और फेवरेट इन द सेंस के जो उस टाइम पर प्रचलित थे, या फिर जो इनके खानदान के जो कुल देवता या कुल देवी जो भी थे, या जो उस टाइम पर ये जिनकी पूजा होती थी, ये बताने के लिए कि इन देवी देवता ने हमें इस चीज़ के लिए मतलब ड्यूटी बाउंड करा है, निर्धारित करा है कि हम जाकर यहाँ पर काम करें आपके लिए, और हमारे खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठेगी, राइट। लेकिन मौर्यन रूलर्स ने, स्पेशली अशोक ने, अब वक्त और हालातों के अनुसार एक यू टर्न मारा। आपने कभी सुना है कि अशोका के सिक्के जहां पर एक तरफ भगवान बने हो, या फिर अभी जितना चैप्टर हम पढ़कर आए हैं किसी भी पिलर एडिट के अंदर किसी भी देवी देवता का जिक्र है? यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी हुई थी कि ही वॉज शेवाइट बिफोर एंटरिंग या एक्सेप्टिंग बुद्धिज्म, राइट। लेकिन कुछ भी झलक देखने को मिलती है आपको शैविज्म की यहाँ पर, या फिर ये प्रचलन कर रहा हो, ये शिवलिंग बनवा रहा हो, ये मंदिर बनवा रहा हो, इतना आपने सुना। अगर बंदा आम जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है तो वो धर्म को भी तो प्रोपोगेट करवाएगा, देवी देवता के बारे में भी तो बताएगा। आपने इसकी 14 मेजर रॉक एडिट के बारे में जाना, 7 माइनर पिलर एडिट के बारे में जाना, इतना कुछ आपने जाना। कहीं पर भी अशोका का कोई धर्म या भगवान के साथ कोई संबंध देखने को मिला है आपको? और मतलब संबंध इन द सेंस के पर्सनल संबंध तो ठीक है कि जनता को वो बता रहा हो, वो प्रश्न कर रहा हो, उसका प्रचार कर रहा हो, थोप रहा हो किसी के ऊपर, या ये अपना रूल इस चालाकी से लोगों के दिलो दिमाग में इस्टेब्लिश कर रहा हो कि देखो भगवान का भेजा हुआ मैं अवतार हूं। आपने पूरे चैप्टर में 80% चैप्टर खत्म हो गए, देखा आपने कुछ ऐसा अशोक के बारे में? वो इसलिए नहीं देखने को मिला बिकॉज ये लाइन पढ़ो, इट इज क्लेम्ड दैट मॉडर्न किंग्स स्पेशली अशोक they claimed paternal despotism rather than divine rule। क्या होता है पैटर्नल डिस्पोटिज्म? क्या पूर्वजों को, हाँ मैं सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, प्रीवियस जनरेशन से क्या बोरो करना, क्या क्या लेकर आना, जैसा वो रूल करते थे वैसा, हाँ जैसा वो रूल करते थे वैसा हम रूल करेंगे, उन्हीं की दी हुई टेरिटरी को विरासत की फॉर्म में हम संभाल कर रखेंगे और उनका नाम ऊंचा करेंगे कि और ज्यादा एक्सपेंशनिज्म एंड कंसोलिडेशन करना है। सिंपल है ना। अब एक चीज आप यहां पर देख लो जरा, मैं आपको गूगल से ही दिखाता हूं। डेस्पोटिक रूल के अलग अलग जमाने में अलग अलग मीनिंग होते हैं। जनरली इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ सिंगल एंटिटी रूल्स विद एब्सोल्यूट पावर। ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ एक वर्ड ऐड कर दूं, पैटर्नल डेस्पोटिज्म, इट इज अ काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जहां पर रूलर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द लाइफ ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। ये वर्ड ऐड कर लो, ये लाइन आप प्लीज आप लोग ऐड कर लो अपने नोट्स में। क्यों? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल में जब भी आप किसी चीज को जस्टिफाई करते हो ना, तो वो नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस या नॉर्मल पॉलिटी नहीं होती आपकी। आपको हर चीज ना एक आइडियोलॉजी के साथ बतानी पड़ती है, एक फॉर्म ऑफ रूल के साथ बतानी पड़ती है, जिसमें हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। हर वर्ड के आगे जिसके आगे इज्म लगाओ। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे अथॉरिटेरियनिज्म, बारबेरियनिज्म, आपको प्रिंसिपल्स के थ्रू समझानी पड़ती है, और प्लस एक पॉलिटिकल फिलोसफर के कंधे पर रखकर बंदूक चलानी पड़ती है। अब यहाँ पर पॉलिटिकल फिलोसफर तो चाणक्य के अलावा कोई है नहीं, और थोड़ा बहुत कमेंट के तौर पर आप उसको ले सकते हो, क्या कहते हैं, मेगस्थनीज को, और उसकी बुक इंडिका को, जो कि अभी यहाँ पर आएगा भी। ये पूरे एंगल इन्होंने पीएसआई के पर्सपेक्टिव से ही लिखा हुआ है। देखो अभी यहाँ पर आएगा, ये रहा मेगस्थनीज क्या कमेंट कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, वो अभी मैं आपको 2 मिनट में पढ़ाता हूँ। पहले आप इस वाली बात को समझो। तो पैटर्नल डिस्पोटिज्म क्या होता है, यहाँ देख लो, अच्छे से दिख जाएगा आपको, बड़ा कर देता हूँ। इट इज़ अ टाइप ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट
मतलब गवर्नमेंट की कंप्लीट सॉवरेनिटी, कंप्लीट अथॉरिटी है। अब वहां पर ना गवर्नमेंट की अथॉरिटी सॉवरेनिटी तो है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर जो सबसे पावरफुल जो पर्सन है वो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री नहीं है, वो एक रूलर है हु हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द लाइफ ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, ओवर द लाइफ ऑफ हिज जनता, ऑफ हिज प्रजा। लेकिन क्या हम ये सुनकर, मुझे एक बात बताना शैनी, अगर हम इतना पार्ट अगर सिर्फ जाने, इसलिए मैं इसको गूगल से दिखाना चाह रहा था एक बार के लिए आपको श्रेया, अगर हम इतना पार्ट सिर्फ जाने कि पैटर्नल डिस्पोटिज्म एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को कहा जाता है जहाँ पर रूलर का कंप्लीट कंट्रोल होता है ओवर द लाइफ ऑफ ए सब्जेक्ट्स, ये थोड़ा सा रूड या नेगेटिव साउंड नहीं कर रहे हैं कि रूलर ने पूरी पावर अपने हाथ में रख ली है और जो चाहेगा वो करेगा, और थोड़ी सी छवि यहाँ पर आपको ऐसी नहीं लग रही है कि ये अशोक की बिल्कुल सही छवि है प्रायर टू द कलिंगा वॉर? लग रहा है नेगेटिव कोनोटेशन लग रही है इसकी, बताओ ठकुराइन, है ना? लेकिन इसके बाद इसका सेकंड हाफ आपको जानना चाहिए, जो कि हमें PSIR में कोड भी करना पड़ेगा। यहां पर जब रूलर होता है ना, तो रूलर यहां पर ना कोई आपको दर्दनाक मौत या फिर आपको सताएगा या फिर आपसे ज़बरदस्ती टैक्स वसूलेगा, ऐसा नहीं होता है। वो रूलर आपके बिल्कुल फादर फिगर की तरह होता है, जो कि अपनी प्रजा का, अपनी जनता का ध्यान रखता है एंड प्रोवाइड्स फॉर देयर नीड्स। तो अशोक का ये जो रूल, मतलब ये जो रूल करने का जो नेचर था पैटर्नल डिस्पोटिज्म वाला, वो सबसे बड़ी बात तो पूरी सरकार में इक्वलिटी इसलिए नहीं लाना चाहता था, वो किसी पे भरोसा नहीं करता था। सिर्फ बात अशोका की नहीं है, पूरे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली अशोक को इसलिए हाईलाइट करा गया क्योंकि अशोक इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा सीरियस हो गया था। अगर आप इसके सेकंड हाफ को देखो, पैटर्नल डिस्पोटिज्म की आइडियोलॉजी को, इस वाले पार्ट को, सेकंड हाफ को, जिसको मैंने ये हाईलाइट करा है ब्लू कलर से, तो आपको ये देखने को मिलेगा अशोक इसी नेचर के चलते तो बुद्धिस्ट मंक्स को, जैन मंक्स को केव्स जो था वो डोनेट करता था। बताओ, इरिगेशन सिस्टम्स बनवाना या दूसरे धर्मों का सम्मान करना, ये इसलिए तो करता था। अच्छा, अशोक अगर जब कलिंगा युद्ध के टाइम तक अगर वो बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा भी आता था, वो गुस्सेल था, क्रूएल था, फिर भी उसने किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर या रिलीजियस मंक्स या नन्स को मारा है? बताओ, उनका संहार करा है, मास स्केल पर उनको मारा है, क्या काटा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार ने ऐसा करा कुछ? क्या कभी नहीं। इनके खानदान वालों में यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस की कैपेसिटी थी। अब ये चीज जो पैटर्नल डिस्पोटिज्म है, ये शुरुआत कहां से हो गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से। समझाता कौन था कि सरकार रखो, मंत्रिमंडल जरूरी है, लेकिन 100% सब पे ट्रस्ट मत करो। ये मत भूलना कि तुम सुप्रीम हो, तुमने उनको बनाया है, यू आर द मिनिस्टर मेकर, तो यू आर मिनिस्टर डिस्ट्रॉयर ऑल्सो, है ना। 100% भरोसा किसी पे भी मत करो। तो पैटर्नल डिस्पोटिज्म की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। हेल्पिंग हैंड जो इस आइडियोलॉजी को, इस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रूल को लाने के लिए जो दिया, वो दिया चाणक्य ने। और अशोक के टाइम तक ये वाला पॉलिटिकल रूल, ये वाली आइडियोलॉजी, ये चरम सीमा पर अपने पहुंच गई थी। इसलिए मैं इसको ओवर एम्फोसाइज कर रहा हूं मैं बहुत ज्यादा। समझ में आया? श्रेया लिख लिया? आगे बढ़ूं मैं? दोनों लाइनें लिख ली हैं? ठीक है। तो अशोकन एम्पायर वॉज प्रोबेबली डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस विद वाइसरॉय इन ईच प्रोविंस। इसको जानो। अब जानते चलना, पहली टर्म आपके सामने आ रही है और अभी हम प्रॉपर तरीके से इनका पाली प्राकृत के अंदर वर्ड्स को भी जानेंगे। यहाँ पर अलग अलग प्रोविंसेस हैं। अब ये तो पूरा का पूरा इसने रूल बसा रखा है, तो मैं पहले वो टेरिटरी जिसके ऊपर इसका रूल नहीं था, यहाँ पर आपका चोला चेरा पांड्या, केरला पुत्र और वो सब याद है, ठीक है। और यहाँ पर आपका इतना सा इलाका, ये नॉर्थ ईस्ट का, इतने हिस्से को अगर मैं हटा दूँ, बाकी जगह पर
ये हैं प्रोविंसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी हैं एक्स वाई जेड एन नंबर ऑफ प्रोविंसेस। और भी हैं, मान लो ये वाली, मान लो येलो वाली। थोड़ा सा यहाँ पर इधर भी चलते हैं, कांधार और अफगानिस्तान वगैरह की तरफ, ठीक है। ये वाला हर एक प्रोविंस में रूल करने वाली अथॉरिटी कौन, संभालने वाली अथॉरिटी कौन, वाइसरॉय, ठीक है। और ये पूरा भारत का मैप है अशोक के टाइम पर, और वो हमें बता रहा है कि पूरा का पूरा इसने जिस भी चारों दिशाओं में जिस भी रीजन तक के चक्रवर्ती सम्राट था, जिन एरियाज को इसने मौर्यन रूल के अंदर समा रखा था, उसको इसने पूरे भारत को प्रोविंसेस के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, सिर्फ हमें भारत नहीं बोलना चाहिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड कर रखा था। और हर एक प्रोविंस के अंदर कौन होता था, एक वाइसरॉय, ठीक है। जब हम अर्थशास्त्र पे निगाह मारते हैं, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई बुक, चाणक्य के द्वारा, विष्णुगुप्त के द्वारा, कुछ भी कह लो, एक ही नाम है। अर्थशास्त्र में, इन अर्थशास्त्र, कौटिल्य नोट्स डाउन द कंसेप्ट ऑफ सप्तांग राज्य। बस यही जो टर्म है, इसी के ऊपर बस आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा। पीएसआई और ऑप्शनल में, पेपर 1 सेक्शन बी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। सप्तांग राज्य डायरेक्ट क्वेश्चन, यह हर बार आता है, 25 सालों से रिपीटेड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू विच, एक जो स्टेट होता है, इट कंप्राइजेस 7 इंटर रिलेटेड एंड इंटरलॉक्ड अंग और प्राकृति। एक राज्य के अंदर 7 अस्तित्व समाये होते हैं, तब जाकर वो एक राज्य अपने आप को सक्सेसफुल राज्य कह सकता है। उसके वो अंग हैं, उसके वो ऑर्गन्स हैं, उसका वो एलिमेंट है, उसकी वो प्राकृति है। मतलब आपको मैं बता देता हूं, दीज 7 थिंग्स जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं, दीज आर ऑर्गन्स ऑफ अ स्टेट, प्राकृति, बेसिक फॉर्म और नेचर ऑफ अ स्टेट। मैं आपको जब से टॉपिक मैंने स्टार्ट कराया, मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ कि पीएसआईआर का पार्ट है, और हमें पेपर 1 में, पेपर 1 की चीज़ों को पीएसआईआर में पेपर 2 से कनेक्ट करना पड़ता है। मान लो कि कल को जीएस पेपर 2 में हमारे आईआर के कंटेक्स्ट में, या पीएसआईआर में पेपर 2 में यूनाइटेड नेशंस या कंट्रीज के कंटेक्स्ट में कुछ भी कंटेम्प्रेरी चीज़ अगर आती है, अगर एक क्वेश्चन आ जाए, एक कंट्री को सक्सेसफुल कंट्री क्या चीज़ें बनाती हैं, अब आप कहोगे जीडीपी, जनता का ऐसा होना, वैसा होना, ये फलाना टिकमा। मैं अगर हूँ, मैं आपकी जगह सिंपल सा, कोई माथापच्ची नहीं करूँगा, मैं कहूँगा आई एम कोटिंग चाणक्य एंड चाणक्य अर्थशास्त्र, कि जो उन्होंने बोला था कि एक राज्य, एक देश सक्सेसफुल बनता है अपने 7 ऑर्गन की वजह से, जो कि स्टेट के पास अगर ये 7 अंग नहीं है तो वो स्टेट विकलांग है, आज नहीं है तो कल हो जाएगा। और वो 7 उसकी प्रकृतियां, उसकी बेसिक नेचर स्टेट की एग्जिस्टेंस में दिखने ही चाहिए। फिर चाहे आप उनको ऑर्गन बोल लो, चाहे प्रकृति बोल लो, बेसिक नेचर बोल लो। बताओ, ऐसे समझ पा रहे हो कि हमें पीएसआईआर में, ऑप्शनल में कैसे इसको हैंडी बनाना है, इस चीज़ को, एंशिएंट थॉट को कैसे हमें कंटेम्प्रेरी चीज़ों के साथ जोड़ना है। ऐसे हम हर चीज़ को जोड़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये पहली बार पूरे आउट ऑफ द एंटायर सिलेबस पहली बार कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आई है, इसलिए मैं आपको इसको एम्फोसाइज करके बता रहा हूँ। अब बात ये है कि कान चाहे यहाँ से पकड़ लो, चाहे वहाँ से पकड़ लो, आप इसको लर्न आज चाहे मेरे साथ यहाँ से कर लो, चाहे पीएसआईआर के सोर्सेज जो मैं आपको दूंगा वहाँ से कर लेना, चीज़ें सेम ही देखने को मिलेंगी आपको, कोई डिफरेंस नहीं है। चाणक्य थोड़ी ना बदल जाएगा, अशोक थोड़ी ना बदल जाएगा, या फिर उसकी अर्थशास्त्र बदल जाएगी क्या। रिलेट करना बस आपको आना चाहिए।
तो एक कंट्री को सक्सेसफुल कंट्री या अगर उसको टिके रहना है तो उसके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आप लिखोगे जीडीपी फलाना डिकमा ये वो करके, आप कुछ यूनिक कोट करो ना जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। और इसलिए पीएसआईआर वालों का बहुत एडेड एडवांटेज होता है। ठीक है। नंबर 1 राजा। अब यहां पर आप कैसे लिख सकते हो कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट का नेचर, मतलब कंटेम्प्रेरी चीज़ों को जोड़ते हुए, और अगर वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो पीएम एंड इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नेचर कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, सोमिन या स्वामी राजा। राजा तो होना ही चाहिए, लेकिन राजा के नेचर पे क्या कमेंट करा चाणक्य ने, हमें वो जानना पड़ेगा। तो हम ऐसे 7 एलिमेंट्स को बहुत डिटेल में जानेंगे। और यूपीएससी जिस तरफ बढ़ रहा है दोस्तों, मैं कुछ नहीं कह सकता कि कल को वो इसमें एक एलिमेंट निकाल कर, क्योंकि देखो है तो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्टी ना, कल को वो फिल्म्स के ऊपर इससे क्वेश्चन बनाते, लेकिन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें बाप होना चाहिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। राजा जो है, जो राज्य के 7 अंग हैं, उन 7 अंग में से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई अंग है तो वो है राजा। बिकॉज स्टेट की जान राजा में बसती है। ही इज द सोल ऑफ द 7 एलिमेंट्स। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जो चीज लिखी नहीं होती है ना, पहली बात तो उस पर देखो अपना दिमाग हमें चलाना नहीं चाहिए। इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में और हिस्ट्री में हमें ऐसा लगता है, मैं आपको हमेशा ऐसा बोलता रहता हूँ कि आप सोचते हो आपको ऐसा लग रहा है, लगने से कुछ नहीं होता ना, वो चीज़ होनी भी तो चाहिए। यहां पर मैं सोमिन को किंग लिखा हुआ है, क्वीन भी मान लो क्या? चाणक्य बोल रहा है कुछ स्पेशल तरीके से? ऐसा नहीं ना। वो औरतों के खिलाफ नहीं है, लेकिन वक्त और जमाने के हिसाब से वो सक्षमता ज्यादा किस में देखता है? एक मेल में। प्लेटो शुरू के वर्क्स में अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जब हम पढ़ेंगे, मैं आपको प्लेटो के बारे में पढ़ाऊंगा। प्लेटो शुरू के अपने वर्क्स में, जैसे द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, इन सारे वर्क्स में वो मेल डोमिनेंस को ही एम्फेसाइज करता है। याद है वो फिलोसफर किंग? फिर बाद में वो बोलता है कि फिलोसफर किंग की जगह फिलोसफर क्वीन भी हो सकती है। पढ़ाया था ना मैंने आपको, एक कंसेप्ट दिया था प्लेटो ने, श्रेया, फिलोसफर किंग। फिर बाद में अपने वर्क्स में कहता है, एंड में कमेंट करता हो कि नहीं, फिलोसफर किंग की जगह फिलोसफर क्वीन भी रूल कर सकती है ग्रीस पर। और याद है ना उस टाइम पर वो पूरी की पूरी सिटी स्टेट सिस्टम हुआ करता था, लाइक सिंगापुर एंड वेटिकन सिटी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जैसे हैं कि एक वो सिटी भी है और एक वो नेशन स्टेट भी है। खैर छोड़ो उसको, वापस आओ। आप में से कोई कुछ अभी पूछ रहा था क्या? शाइनी कोई डाउट है क्या? किसी ने कुछ बोला था अभी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंटेम्प्रेरी में आप देखो, मैंने आपको क्या बताया, 2 तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे आप रहो। आप प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करो। अगर मोनार्की की बात कर रहे हो तो वैसे भी हमें रिलेट करके तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से ऐसी चीज़ों को लिखना है, तो उसको अवॉइड ही करो, क्योंकि राजा रानी को इतनी पावर क्या ही देनी। क्योंकि उनकी कंट्रीज़ में भी जहाँ पर भी राजा या रानी का रूल है कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, दे आर ऑल्सो बींग गवर्न थ्रू देयर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। ब्रिटेन में आपको क्या लगता है, मोनार्क के पास सारी पावर होती हैं? बताओ, है ना? डिफरेंस क्या है? हमारे प्रेसिडेंट साइन करते हैं बिल को, वहां पर कौन? मोनार्क। तो स्वामी, किंग, स्वामिन कह लो, ही इज द सोल ऑफ ऑल द 7 एलिमेंट्स। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त के अकॉर्डिंग किंग वॉज धर्म प्रवक्ता, promulgator and propagator of social orders,
यही जितने भी समाज के नियम दायरे कानून हैं यही बनाएगा, यही उनको प्रोपोगेट करेगा, यही जनता को मनवाएगा उनको फॉलो करने के लिए। बिकॉज ही इशूड राजसनन, that is royal rescripts and maintained पुराण प्राकृति, एंशियंट रूल्स एंड कस्टम्स। मतलब कुल मिलाकर अब ये क्या है, आप ये सोचोगे राजा सनान क्या है ये, और ये पुराण प्राकृति या फिर प्राकृति क्या होता है। देखो या रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक चिट्ठा तो बनाएगा ना कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जनता को फॉलो करने चाहिए, मेरे मिनिस्टर्स को फॉलो करने चाहिए, अपने खुद के भी डिसिप्लिन कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह, वॉर के टाइम पे सबका रवैया क्या होना चाहिए, कोई फेमिन आ गया काल आ गया सबको क्या करना चाहिए। उसके लिए जो ये चिट्ठा होता है इसको बोला जाता है राजा सनान। इट इज़ अ काइंड ऑफ याद है वो रॉयल चार्टर, वो दस्तावेज जिसमें मेडल लगा होता है, जैसे क्वीन एलिजाबेथ वन ने दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके अंदर सारी बातें लिखी थी ना, यू कैन एंगेज इन टू वॉर, कंक्लूड ट्रीटीज, बिल्ड फोर्ट्रेसेस, सारी बातें करी थी कि नहीं करी थी उसके अंदर। ऐसे ही है, राजा बताएगा जनता को कि करना क्या है। तो इवन दो इन हिज डेली अफेयर्स ही वॉज असिस्टेड, ही वॉज हेल्प्ड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन फिर भी राजा ही अपने फाइनल डिसीजंस लेगा। किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग रेवेन्यू, रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर, रिगार्डिंग वॉर, या कोई भी मैटर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब मुझे एक बात बताओ शैनी, पीएम के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, लेकिन अल्टीमेटली अगर पीएम अगर कोई डिसीजन लेने पे आए तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर वो भले ही अलग अलग मिनिस्ट्रीज और उनको पोर्टफोलियोज का जो दायित्व दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो भले ही कुछ बोल रहे हैं पीएम को, लेकिन इट इज़ अ काइंड ऑफ सजेशन ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिकमेंडेशन ना, बाइंडिंग तो नहीं है ना। तो ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी एजाइल, बुलंद डिसीजन ले, ठोस डिसीजन ले, मैच्योर डिसीजन ले, एंड एक्सेसिबल टू हिज ऑफिशियल्स एट ऑल द टाइम्स। कोई इंपॉर्टेंट, कोई कुछ बताना चाह रहा है, कोई कुछ मिलने आया आपका मिनिस्टर आपसे, उसको टाइम दो। आप किसी और के लिए टाइम ना निकाल पा लो, नहीं निकाल पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अपने मंत्रिमंडल के लिए जरूर टाइम निकालो। तो इन वन ऑफ हिज रॉक एडिट्स अशोका हैड डिक्लेयर्ड दैट इवन कॉमन पीपल कुड मीट हिम एट एनी टाइम। क्योंकि प्रजा का, याद है वो एक ड्यूटी जो मैंने आपको बताई थी चैप्टर के अंदर, प्रजा का सुख ही सबसे बड़ा सुख है, प्रजा खुश नहीं है तो राजा भी खुश नहीं रह सकता, राजा अगर अपने आप में खुश है, प्रजा दुखी है, तो फिर वो उसका राज्य या फिर उसका रूल ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा। ही ऑल्सो डिक्लेयर दैट ऑल हिज सब्जेक्ट्स वर लाइक हिज चिल्ड्रन एंड ही डिजायर्ड देयर हैप्पीनेस इन दिस एंड द अदर वर्ल्ड, कि वो इस जन्म में भी खुश रहें, हर जन्म में खुश रहें। अर्थशास्त्र ऑल्सो एजर्ट्स दैट द किंग शुड मेंटेन हेल्पलेस चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल। मेंटेन का मतलब क्या है कि हड्डियां वड्डियां तोड़कर और मतलब बच्चों को अनाथ करके रखे, मतलब राजा हेल्प करना, मेंटेनेंस होती ना, जैसे हेल्प करना, ये नहीं कि हड्डियां तोड़कर बच्चों को ले अपने उसमें रखो और पोछा वोछा लगाएंगे बच्चे, ठीक है। बूढ़े बुजुर्गों को बोला जाएगा तुम तो जीडीपी के ऊपर बर्डन हो, तुम काम करो, और चलते बसना तो चलते बस हो, ये मतलब नहीं है इसका। कि किंग शुड हेल्प हेल्पलेस चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल, चाइल्डलेस वुमेन एंड अदर डेस्टिट्यूट एंड वल्नरेबल पीपल। डेस्टिट्यूट मतलब क्या होता है, जो मतलब जो सड़क पर रहते हैं ना, जिनका कोई होता नहीं है, कोई आशियाना नहीं होता जिनके पास रहने के लिए। किंग ऑल्सो ट्राई टू इंश्योर पीपल्स वेलफेयर बाय प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग रोड्स, डिगिंग वेल्स, प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर फॉर बोथ मैन एंड एनिमल्स। और यहाँ पर क्या होता था एनिमल्स के लिए,
एम्बुलेंस भी चलती थी। सीएनजी वाली, पेट्रोल वाली। तो चंद्रगुप्त वॉज वेरी, मेगास्थनीज क्या कहता है चंद्रगुप्त के बारे में, ये सिक्स क्लास से हमने पढ़ा था। बहुत हार्ड वर्किंग ऑफिशियल था, पूरे दिन कोर्ट में रहता था, दिन में सोता भी नहीं था। जब दिन में कभी कभार थकावट को अपनी मिटाने के लिए बॉडी मसाज ले रहा होता था, बालों में कंघी करवा रहा होता था, तेल लगवा रहा होता था, तैयार हो रहा होता था, तब भी वो सुन रहा होता था पब्लिक बिजनेस को, कोई भी आके उससे मिल सकता था। और ही यूज टू गिव ऑडियंस टू हिज एम्बेसडर। इस फ्रेज का मतलब ये होता है ऑडियंस टू हिज एम्बेसडर्स, यानी कि कोई भी जो उससे मुलाकात करने आए, इंपॉर्टेंट मीटिंग करने आए, वो उसको वेट ना करवा कर ना उसको अंदर बुलाकर वहीं पर एड्रेस करता था। इसका सीन आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, 3 इडियट्स मूवी में जो वायरस होता है ना, उनका प्रिंसिपल याद है, वो 7 मिनट का ब्रेक लेता था नाखून वगैरह कटवाने के लिए, ऑर्केस्ट्रा सुनता था फिर उस टाइम पर, है ना। तो बस आप ऐसा मान लो कि वो पूरे दिन में सोता तो नहीं था वायरस। सीन पता है ना वो, कि वो हर 7 मिनट का, मतलब 7 मिनट का ब्रेक लेते ही था डेली डेली। और उसमें जो उसका वो नौकर होता है, उसको इंस्ट्रक्शन होती थी कि शेविंग वेविंग, नाखून काटना, ये सारे काम हो जाने चाहिए उस टाइम पर 7 मिनट के अंदर अंदर। तो बस डिफरेंस इतना है कि वो उस टाइम पर किसी से मिलता नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य एक्टिव रहता था। उसकी एक्टिव रहते थे कि ये नहीं कि यार मैं स्पा ले रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से, मुझे रिलैक्स होने दो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। ही इज़ अटेंटिव एंड कंसर्न फॉर हिज मासेस, फॉर हिज मिनिस्टर्स ऑल द टाइम। उसके बाद मौर्यन समय में राजा के पास द किंग ऑल्सो हैड टू एक्सरसाइज ग्रेट विजिलेंस, निगरानी रखनी पड़ती थी। इसके पास एक और जिम्मेदारी ये भी थी कि मुझे ये भी देखना है कि कोई पर्सन बगावत पर तो नहीं उतर आ रहा है, कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है बगावत। टू सेवगार्ड इज लाइफ, खुद की जिंदगी बचाना और अपनी पोजीशन को बचाना कि राजगद्दी से हटा ना दिया जाए। तो चाणक्य ने बोला चंद्रगुप्त मौर्य को, कोई बात नहीं, तुम्हें जब मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया तो मैं तुम्हें इस गद्दी को बचाने के लिए, कंसोलिडेशन करने के लिए मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ चीज़ें भी बताऊंगा। तो कुछ चीज़ें समझाता है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को। क्या? अर्थशास्त्र कंटेन्स अ ग्रेट डिटेल अबाउट द मल्टीपल सीक्रेट इमरजेंसी एग्जिट, कि कल को राजा के कमरे में कोई आग लगा दे, महल में कोई आग लगा दे, कुछ ऐसा षड्यंत्र बिछाया गया जिससे राजा की घेराबंदी हो गई है शत्रु के द्वारा। देयर विल बी मल्टीपल सीक्रेट एग्जिट पॉइंट्स, जिसके बारे में हर कोई नहीं जानेगा, सबको पता ही होंगे, तो वो उन पॉइंट्स को नहीं घेर के बैठ जाएंगे। एंड अबाउट डिफरेंट एग्जामिनेशन टेक्निक्स एम्प्लॉयड टू चेक ऑल द थिंग्स गोइंग इन एंड आउट ऑफ द पैलेस कॉम्प्लेक्स। हो सकता है, अब एग्जामिनेशन टेक्निक्स मतलब कैसे, बाजीराव मस्तानी देखी है, उसका एक सीन आता है, उनके कमरे के अंदर एक शीशा लगा रहता है जहां से वो महल में क्या प्रक्रिया हो रही है वो अंदर बेडरूम में देख सकती है प्रियंका चोपड़ा, राइट। अब इस तरह की चीजें, जैसे आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे एंशिएंट महल हैं कि बहुत दूर दूर क्या बातें हो रही है, अगर आप बिल्कुल धीरे धीरे खुसफुसा रहे हो कुछ, तब भी वो बहुत दूर दराज तक सुनाई देती है। कभी यूट्यूब पे देखिए ऐसे, मतलब हवेलियों की वीडियो या फिर कुछ भी, ये महल इस राजा ने बनवाया था, और ऐसे करके पता लग जाता था कि दो लोग क्या बातें कर रहे हैं गैलरी में, उनकी आवाज़ वहाँ तक गूंजती थी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करा जाता था, अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करा जाता था कि पैलेस में क्या चीज़ अंदर आ रही है, क्या बाहर जा रही है, कौन सा इंसान आ रहा है, कब आ रहा है, कब वो बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या सामान वो हाथ में लिया हुआ है। ये अलग अलग टेक्निक्स और हथकंडे होते थे। तो इंटरेस्टिंगली देयर इज ऑल्सो मेंशन ऑफ फीमेल पर्सनल बॉडीगार्ड्स। मैंने आपको बताया था ना, ये 6 क्लास में लिखा हुआ था। और ये कौन रखता था जनरली अपने साथ? वैसे तो मतलब सभी नहीं, पर कौन, मतलब किसके कंटेक्स्ट में ये हमें बताया किसने था क्या फीमेल पर्सनल बॉडीगार्ड्स? मेगास्थनीज ने बताया था। और किसके कंटेक्स्ट में बताया था? चंद्रगुप्त मौर्य। उस टाइम पर वो बिंदुसार को पूछता नहीं था ना, बच्चे आप जाओ अंदर खेलो, मेरे को और पापा को बात करने दो। वो मन के अंदर सोचता होगा, बेटा रुक जाओ, कुछ साल रुक जा, बाप बनूंगा भी तेरा।
ठीक है। तो देयर इज ऑल्सो मेंशन ऑफ फीमेल पर्सनल बॉडीगार्ड्स ऑफ द किंग हु वर स्किल्ड इन आर्चरी। आर्चरी क्या होता है? कौन सी विद्या? धनुष विद्या, है ना। तो कौटिल्य ऑल्सो मेंशंस द डेंजर्स ऑफ असैसिनेशन, कि मर्डर भी हो सकता है भाई, कौन नहीं चाहता कि राजा को उसकी गद्दी से हटाकर खुद राजा बना जाए। एंड दस सजेस्ट द वेज टू गार्ड द किंग अगेंस्ट, मतलब तरीके बताता है चाणक्य कि कैसे राजा को जहर देने से बचाया जा सकता है, आग में जलने से बचाया जा सकता है, सांप के जहर से बचाया जा सकता है। और इसके लिए पूरा का पूरा एक समूह गुप्तचरों का यूज करा जाएगा। हमारे देश में किसी भी प्रकार की हानि ना हो, और कोई भी जो पर्सन है वो अच्छी वेशभूषा में बड़े सालों तक यहां पर रह रहा हो, अच्छी आइडेंटिटी हो उसकी, सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन हो, लेकिन क्या पता वो कोई बहुत बड़े मकसद से इस देश को बर्बाद करने के लिए इस देश में रह रहा हो। उसके लिए ये इफेक्टिव रिंग ऑफ स्पाइस हमारी क्या होती है आज के समय में? इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आईबी, सीबीआई, सीआईडी, एनआईए, होता है ये सब एजेंसीज। ये पूरी रिंग ही तो है जो अंदर से लेकर बाहर तक, कंट्री के बॉर्डर से लेकर इंटरनेशनल बाउंड्री तक ये सब फंक्शन कर रहे हैं, दिन रात इंटेलिजेंस गैदर करते रहते हैं, है ना। अब देखना कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई यहाँ पर कि यहाँ पर गुप्तचरों को रखो हु कैन स्निफ। स्निफ वर्ड वैसे ना कुत्ते की नाक के लिए यूज करा जाता है, जो सूंगर बता दे, ठीक है। ये स्पाइस भी, ये गुप्तचर भी इतने केपेबल होंगे जो कि छोटी से छोटी भी अगर कुछ हरकत अगर हो रही होगी, हल्की सी, इवन द स्लाइटेस्ट वेफ ऑफ सेडिशन, कोई भी बगावत अगर होने वाली होगी, कुछ भी होने वाला होगा, राजा के खिलाफ कुछ भी होने वाला होगा, ये उसको सूंघ लेंगे। सूंघ लेंगे इन द सेंस कि अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू पता लगा लेंगे। अब अलग अलग तरह के स्पाइस के बारे में मतलब ये बताता है, सजेस्ट सरस्त या फिर स्टेशनरी स्पाइस हु वर पोस्टेड परमानेंटली एट अ पर्टिकुलर रीजन। दूसरे होते थे संचार, वॉन्डरिंग स्पाइस हु वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर कलेक्टिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन। चंद्रगुप्त मेंटेन्ड, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात हो रही है। ही ऑल्सो मेंटेन्ड अ बॉडी ऑफ स्पाइस कॉल्ड ओवरसीर। ठीक है, ओवरसीयर मतलब बाहर से जिनके साथ, दूसरी कंट्री के राजाओं के साथ हमारा लेन देन है, जैसे मीटिंग हो रही है तो वहां पर कोई ऐसी हरकत तो नहीं हो रही है कि मीटिंग के बहाने मुझे टपका दिया जाएगा। एक था टाइगर जो मूवी है, पहला वाला जो उसका पार्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इस्तानबुल के अंदर जो कॉन्फ्रेंस होती है, सलमान खान जाता है कि नहीं जाता है रॉ के साथ, कि वहां पर डिप्लोमेट्स होंगे, वो होंगे, तो वो रॉ के चीफ से क्या कहता है? वैसे तो उसको कैटरीना कैफ से मिल रहा होता है, लेकिन कहता क्या है? सर हाउ कैन आई मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इट इज अ गोल्ड माइन ऑफ इंटेलिजेंस। पूरे दुनिया के डिप्लोमेट्स होंगे, क्या पता क्या जानने को मिल जाए वहां पर। तो ही ऑल्सो मेंटेन्ड अ बॉडी ऑफ स्पाइस कॉल्ड ओवरसियर्स। एपिस्कोपॉय ऑफ डियोडोरस और एफोरी ऑफ स्ट्रैबो एंड एरियन, who kept watch on events going on throughout the country and regularly reported to the king. Strabo says that Ephori were appointed from the most faithful persons, जिन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था चंद्रगुप्त मौर्य को। ये मतलब हिस्टोरियंस मेंशन कर रहे हैं, मतलब ये नाम बता रहे हैं हमें कि वो क्या मतलब मेंटेन करता था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थ्रू आउट द कंट्री। ये नेशनल लेवल के स्पाइस होंगे, मतलब टॉप लेवल से मतलब ये देखेंगे। इंटरनेशनल
समझौते को भी मतलब ये देख सकते हैं और उसके अंदर भी पता लगा सकते हैं कि क्या कोई उल्टी सीधी प्रक्रिया तो नहीं चल रही है, राजा के खिलाफ कुछ और षड्यंत्र या हथकंडा अपनाने की बात तो नहीं चल रही है. देयर इज ऑल्सो मेंशन ऑफ पति वेदकास एंड पुलिसनी हु फंक्शनड एज स्पेशल रिपोर्टर्स टू द किंग, हमने पढ़ा था, एंड केप्ट हिम इन्फॉर्म्ड ऑफ पब्लिक ओपिनियन. तो कभी कभार राजा भी वेशभूषा बदलकर जा सकता है क्या जनता के बीचों बीच में, बाजार में, ये खुद का ओपिनियन जानने के लिए? ऐसा इतिहास में किस किसने करा है? किसने? वेरी गुड, एक्सीलेंट. और अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, अशोक. होने को और भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है इनके बारे में काफ़ी अच्छी. अब जैसा अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, जोधा अकबर जो मूवी है ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की, तो वहाँ पर दोस्तों अकबर ना वैसे तो गुप्तचरों के ऊपर रिलाई करता था, जैसा कि अभी हम मौर्यन एम्पायर में देख रहे हैं चैप्टर में. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नेचर अलाउद्दीन खिलजी का था, अशोक का था, अकबर का था. नेचर ऑलमोस्ट सबका सेम ही था कि राजा ठीक है यार, एक हद तक गुप्तचरों पर डिपेंड कर रहा है बातें जानने के लिए, लेकिन अगर उसको पब्लिक ओपिनियन जाना है, एक बार वो अपने कानों से भी सुनना चाहता है कि मेरे ऑफिसर्स तो मुझे आके मेरी वाहवाही बता देते हैं, सच में ऐसा है या फिर ओपिनियन मेरे खिलाफ है, पब्लिक मेरे अगेंस्ट है, जानते हैं. अब जैसे मार्केट में गया, ठीक है, तो अपनी वेशभूषा बदल कर गया, तो जान रहा है कि क्या चीज़ें बिक रही हैं, किसका क्या दाम है, दुकानदारों से कोई टैक्स तो नहीं लिया जा रहा है, दुकानें लगाने के लिए किसी प्रकार की कोई वसूली तो नहीं चलती है, तो मसाले वालों से, राशन वालों से, इन सब से जो है वो मिल रहा है. और जान रहा है कि राजा तो मान ली क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो इसको बुराइयाँ इसकी पता लग रही हैं कि राजा ऐसा है वैसा है, बुरा है, ये है वो है. ठीक है, तो ये होता था एक गुप्तचरों का सिलसिला, जिसमें राजा गुप्तचरों के ऊपर रिलाई करने के अलावा खुद भी कभी कभार जनता के बीच में जाकर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है. ठीक है, तो ये मैंने आपको पहला एलिमेंट, पहला ऑर्गन बताया स्टेट का, पहला अंग या फिर पहली प्रकृति, स्वामी, किंग. ही इज द सोल ऑफ द 7 एलिमेंट्स, ऑफ ऑल द 7 एलिमेंट्स. ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.